जॉब कर रहे थे तब कितनी सैलरी थी ऐसे? 50,000 थी। अभी तक माशाल्लाह आपने कितना मैक्सिमम कमाया होगा ना? कोई एक आध पे आउट वैसे बता दो। वैसे इट्स मोर देन 60,000। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। जब हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑलरेडी, जैसा लास्ट टाइम भी इलेक्शन का रिजल्ट सॉर्ट ऑफ क्लियर नहीं था, अभी के टाइम पे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है। नज़र आ रहा है कि PMLN शायद गवर्नमेंट बना रही है। हाँ, क्योंकि अनसर्टेनिटी थी जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट डाउन गई। ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट द कंपनीज़, काफ़ी दफ़ा आपके इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हो रही होती हैं उसका भी इम्पेक्ट होता है। लेकिन आई होप कि गोइंग फॉरवर्ड एक असेंबली और एक नई गवर्नमेंट जब आ जाएगी तो चीज़ें थोड़ी बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी। आज का जो एपिसोड था वो थोड़ा सा हम फोकस करना चाह रहे थे लोगों को कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी में पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। जो आज के गेस्ट हैं हमारे साथ वो सरमाया की टीम के मेंबर ही हैं, जो कि माशाल्लाह पिछले साल से तो तकरीबन हमारे साथ हैं। लेकिन अगेन ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट थे एंड वी ऑनबोर्डेड हिम बेस्ड ऑन जो इनकी परफॉर्मेंस थी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एज वेल। मोस्टली जो ट्रेनिंग से रिलेटेड जितनी भी हमारी मेंटरशिप की टीम है, ये एक सॉर्ट ऑफ क्वालिफाइड इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनली तो फाइनेंस वाली या इन्वेस्टमेंट की उस पर नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ये अपनी रोज़मर्रा की इन्वेस्टमेंट वगैरह ख़ुद ही मैनेज करते हैं। और वो लोग ख़ास तौर पे जो इस कैपेबल के हैं, जिनके पास ऐसा इस तरह का पेशेंस है कि वो लोगों को समझा भी सके, दे आर पार्ट ऑफ द मेंटरशिप टीम। और आज जिन गेस्ट को मैंने इनवाइट किया ही इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द मेंटरशिप टीम। मोहम्मद इमरान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। लाइक भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं। इमरान भाई, अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बता देंगे कि आपने एजुकेशन वगैरह कहाँ से हासिल की? अच्छा, बेसिकली आई बिलोंग टू सादिकाबाद और मैंने बेसिक एजुकेशन सादिकाबाद से ही हासिल की है। ये पंजाब में आता है? जी, साउथ पंजाब का लास्ट सिटी है, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में आता है। इट इज़ समवेयर ऑन द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड सिंध। मैंने इंटर तक अपनी एजुकेशन वहीं से हासिल की है। उसके बाद आई मूव टू कराची फॉर माई ग्रेजुएशन। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी बैक इन 2015। देन आई मूव टू इस्लामाबाद। क्या किया था? ग्रेजुएशन किस में की थी? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अच्छा, ठीक है। उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी से मास्टर किया फ्रॉम 2015 टू 2017। आई वॉज स्पेशलाइज्ड इन इमेज प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स से आप कंप्यूटर वाली साइड पे आ गए थे, कोई मुश्किल नहीं हुआ था वैसे? नहीं, एक्चुअली देखें, जब आप मास्टर के लिए जाते हैं ना तो आपकी फील्ड मर्ज हो जाती हैं। ठीक है। एक्चुअली मशीन लर्निंग और इमेज प्रोसेसिंग स्टिल द पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इट इज़ अ मिक्स फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है। यानी कोई मुश्किल नहीं हुई आपको उस तरह? इनिशियली थोड़ी सी मुश्किल थी क्योंकि आपको मशीन लर्निंग में प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में प्रोग्रामिंग का पोर्शन ज़रा कम होता है। ठीक है, तो वो एक ज़रा ट्रांजिशन थी, लेकिन इतना टफ नहीं होता क्योंकि जैसे हमारे पास टेक एडवांस हो चुका है, हमें प्रोग्रामिंग के कोर्सेज ईजिली अवेलेबल होते हैं। बेशक आपके पाइथन से रिलेटेड हो या मैटलैब से रिलेटेड हो, मोस्टली ये दो मेन लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। तो येस, इट वॉज अ लिटिल बिट टफ बट। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो किस तरह की थी? वो बेसिक सी थी या कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज आपने? हाँ, इसमें मोस्टली हम असेंबली यूज़ करते हैं, असेंबली लैंग्वेज। सी का भी थोड़ा पोर्शन होता है, लेकिन कुछ पोर्शन आपका असेंबली लैंग्वेज का होता है, उसमें जब हम माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स को कोड करने लगते हैं। ठीक है। और ये मास्टर्स के बाद क्या फिर किया आपने? आई ज्वाइन अ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी इन मुल्तान। आई डिड जॉब फॉर ऑलमोस्ट 3.5 years इन मुल्तान। मोस्टली उसमें कोर्सेज यही थे मेरे, मैथमेटिक्स से रिलेटेड और प्रोग्रामिंग से। टीचिंग ही आप करा? या टीचिंग से ही। सो इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं था? डायरेक्टली आपने टीचिंग? नहीं, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं था मेरा, क्योंकि मेरा फोकस क्लियर ही था कि बैचलर, मास्टर, उसके बाद मैंने PhD करनी है। तो फिर शायद इंडस्ट्री की तरफ मेरा फोकस कम ही रहा, क्योंकि मेरा पाथ ऑलरेडी क्लियर था कि मैंने ये टाइम नहीं ज़ाया करना। तो मास्टर के बाद मैंने कुछ अर्सा जॉब करनी है जब तक मैं PhD की अपनी हंटिंग करूँगा, और उसके बाद मैंने PhD के लिए चले जाना है। और PhD का फिर आपने परस्यू नहीं किया या वो? हाँ, परस्यू नहीं किया। कुछ रीज़न थी मेरी कि मुझे घर रहना पड़ गया, तो उसकी वजह से मैंने PhD फिर ज़रा डिनाई कर दी। ठीक है। और जो आपने टीचिंग की भी जॉब ली, वो कोई पैशन था सिखाना या वैसे ही कि घर के करीब यूनिवर्सिटी है तो इधर ही कर? नहीं, ये पैशन था, शुरू से पढ़ाना ही पैशन था। सोचा हुआ था कि PhD का मेन फोकस यही था कि पर्पज़ यही था कि ना कल को आके टीचिंग ही करनी है इन द लॉन्ग टर्म।
तो वो पैशन ही था, वो पैशन से ही जॉब स्टार्ट की थी। ठीक है। और ये किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रहे थे? ये था नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। और उसमें क्या कोर्सेज थे आपके जो आप पढ़ा रहे थे? मैं मोस्टली मैथमेटिक्स रिलेटेड कोर्सेज पढ़ा रहा था और मशीन लर्निंग से, जिसमें इमेज प्रोसेसिंग था, मशीन लर्निंग था, कंप्यूटर रिव्यू था। ठीक है। चलें यहाँ पे ही मैं वो वाला सवाल भी कर लेता हूँ, क्योंकि आई थिंक जब आप टीचिंग कर ही रहे थे तभी आपने हमारे बारे में सुना था। एग्जैक्टली। सो पहले तो उससे पहले आपका अपना इन्वेस्टमेंट का कोई एक्सपीरियंस था बिफोर टेकिंग अवर कोर्स? नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं था इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इस साइड पे कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। कहाँ से सुना फिर हमारे बारे में? ये ज़रा एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, क्योंकि पहले तो मेरा फोकस क्लियर था ना कि मैंने एमएस के बाद पीएचडी करने जाना है, जितना मुझे टाइम लगेगा उसकी हंटिंग में। जब मैंने सोचा कि यार मैं नहीं करने जा सकता पीएचडी, देन आई स्टार्टेड टू वर्किंग ऑन डिफरेंट एवेन्यूज़। तो अब टीचर क्या ही सोचेगा, फ्रीलांसिंग कर लें। फ्रीलांसिंग में पहले भी कर रहा था साथ साथ जॉब के साथ, इवन कि एमएस के टाइम से ही मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था। तो मैंने सोचा कि यार जो जॉब है ये मुझे उतना अच्छा पे नहीं कर रही। उसकी वजह ये थी कि हम कहने को तो कहते हैं कि हमारे 8 आवर्स जॉब है, लेकिन वो एक्चुअली 8 नहीं होते, वो आपके 10 to 11 होते हैं। आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट, आपकी वापस आपने घर जाना, घर से निकलना। तो मुझे ना वो ज़रा एक ना इक्वेशन बन नहीं पा रही थी कि मैं फ्रीलांसिंग को भी साथ लेके चलूँ और जॉब को भी साथ लेके चलूँ। तो उसमें से ना मैं एक चीज़ स्किप करना चाह रहा था। ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब स्किप करूँगा। उसकी रीज़न ये थी, उसके पीछे बड़ा फ़नी वाक़या, जब मैं फ्रीलांस करता था ना बैक इन 2016-2017, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना डॉलर रेट्स का इतना अंदाज़ा नहीं था कि डॉलर और PKR कैसे बढ़ते हैं या कम होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं एक लड़के के साथ काम करता था, उसके साथ मैंने एक महीना काम किया। 1 महीने का उसे मैंने अपने बिल बना के भेजा कि इतने डॉलर बनते हैं। तो तब जब उसने मुझे पहली इनिशियल पेमेंट की थी ना, वो की थी $94 के हिसाब से, तब डॉलर का रेट 94 था। जब मैंने 1 महीना और काम किया उसे, ये थर्ड पार्टी थी दरमियान में, पाकिस्तान के लड़का था, उसको मैंने अपने वो डॉलर का रेट बना के भेजा। तो वो था जितने भी पैसे बनते थे उससे मैंने 94 के हिसाब से भेजे। उसने मुझे PKR ज़्यादा दे दिए। तो मैंने उसे कांटेक्ट किया, मैंने कहा यार आपने मुझे पैसे ज़्यादा दे दिए। तो उसने मुझे कहा कि ना यार पैसे ज़्यादा नहीं है, ये डॉलर का रेट बढ़ गया है। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा यार ये एक ना स्ट्रीम अच्छी है। हाँ। ये आपकी ना एक ऐसी स्ट्रीम है जो कि आपकी इन्फ्लेशन को भी कवर करती है। तो तब से मेरा था कि ना जॉब को छोड़ना है मैंने। तब तो जॉब हुई भी नहीं थी। तो जब सोचा था कि मैंने दोनों में से एक एवेन्यू लेना है बैक इन 2021 पोस्ट कोविड, तब मेरा ये था कि अब मैंने जॉब स्किप करनी है। ठीक है। अब जॉब स्किप करनी है तो उसकी रिप्लेसमेंट भी चाहिए थी मुझे, क्योंकि मैं इनिशियली पूरा फ्रीलांस पे डिपेंड नहीं होना चाह रहा था। एटलीस्ट मैं 2 एवेन्यूज़ रखना चाह रहा था। स्टार्टेड हंटिंग, तो मेरे भाई ने बहुत हेल्प की इसमें। यस उन्होंने बहुत हेल्प की। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ना यार आप ना ट्रेडिंग में आ जाओ। ठीक है। ये ऐसा काम है कि आप डेस्क पे बैठ के अपनी फ्रीलांस भी कर सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो। तो तब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं लॉन्च हुई थी, बैच 1 भी लॉन्च नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। तो उन्होंने मुझे वीडियोस भेजनी कि ये देख लो। अब एक बंदे ने सारी ज़िंदगी देखी नहीं है ट्रेडिंग, उसको पता ही नहीं है, तो वो इतनी जल्दी उसमें फैसिनेट नहीं हो सकता। फिर शायद आप लोगों ने लॉन्च किया, वो फराजबी को जानते थे फ्रॉम पर्ल सिक्योरिटी। तो उन्होंने कहा कि ना ये कराने लगे हैं ट्रेनिंग, आप इनसे ट्रेनिंग ले लो। आई थिंक तब 30-35,000 आपकी इनिशियल जो फर्स्ट बैच था तब था, मैंने जमा कराए। और टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई क्लास नहीं ली। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं था। आई वॉज मोर फोकस ऑन फ्रीलांसिंग। वहाँ से पैसे अच्छे आ रहे थे, डॉलर बढ़ता जा रहा था। तब आई थिंक $150 क्रॉस कर चुका था और मैं अपनी जॉब में बिजी था। ट्रेनिंग मैंने ली, कभी कभी लेक्चर सुन लिया, कोई सेशन नहीं लिया, कोई असाइनमेंट नहीं ली, 0। अच्छा, फिर एक बार तब ना डिस्कॉर्ड भी नहीं आया था, तो हमारी सारी कम्युनिटी डिस्कॉर्ड पे शिफ्ट हो गए। तब फेसबुक होता था। तब फराद भी ने कहा कि ना चलो ना सबके लिए एक म्यूचुअल फंड बनाते हैं। तो म्यूचुअल फंड बनाया, तो उसमें फ़ंड दिया, पैसे आना शुरू हो गए। 20 दिन में पैसे डबल हो गए, हर 15 दिन बाद पे आउट आ रहा है। अब उस चीज़ ने मुझे फैसिनेट किया कि मैंने कहा यार ये एवेन्यू एक है जहाँ से पैसे बन सकते हैं। और वो इतना पैसा देखें, अगर एक बंदा, तब मेरे ख्याल में 50 लोग थे, ताजमहल का जो हमारा वो बना था, ग्रुप बना था, 50 लोग थे। मैंने कहा अगर एक बंदा 50 बंदों का महीने का 50,000 40-50,000 बना के दे रहा है, तो इसमें कुछ तो है। इस फील्ड में इतना पोटेंशियल है कि अगर आप इस पर टाइम लगाएं तो आपको ये बहुत आगे ले जा सकती है। आई थिंक उसमें मैं थोड़ा सा लोगों को बता दूं, वो हमने किया इस तरह से था कि व्हाट वी वांटेड टू डू, कि लोगों की ना एक सॉर्ट ऑफ पैसिव इनकम के लिए हम
आई थिंक 25,000 रुपीज़ सबने जमा हाँ, कराए थे। 26-25 के अराउंड। तो उसी ग्रुप में से कुछ 4 वॉलंटियर भी हुए थे, बिल्कुल, जो कि उसको मैनेज करते थे। बिल्कुल। और जो हम बेसिकली ट्रेनिंग में भी बता रहे थे कि आपको पैसे कमाने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, इट्स अबाउट द स्किल जो कि मैटर करती है। उस वक्त भी स्किल्स ही थी जो मैटर करती थी। और आप लोगों को कितने मिले थे 25,000 में? कितने महीने में क्या कितने कमा लिए थे आप? मेरे ख्याल में ओवरऑल जो हमें मिले थे वो 130 क्रॉस किया था हमने। 140। और कितने महीने की या कितने उसकी बात है, कितने अरसे में मिला था? ये मेरे ख्याल में 3 महीने में मिला था। अभी भी उसमें कुछ लोगों ने फर्स्ट डाल दिया था, जिसकी वजह से वो सारा बंद हो गया। खैर वो सीन ये था कि वो इसीलिए हम उसको इनकरेज नहीं करते थे। मॉडल भी नहीं था, स्केलेबल भी नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, बिल्कुल। ट्रस्ट का बहुत बड़ा फैक्टर था। अगेन वॉलंटियर्स पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, तो वो समहाउ वो चीज़ आगे हम चला नहीं सके। लेकिन ऑब्जेक्टिव अगेन वही था कि प्रैक्टिकली जिस तरह आप मोटिवेट हुए कि एक चीज़ हो रही थी, बिल्कुल। तो फिर क्या किया आपने ना, जब वो मिल रहा था तब आप फैसिनेट हुए? मैं बहुत फैसिनेट हुआ। मैंने कहा भाई जॉब को तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा साइड पे रखते हैं, ठीक है, जो मेरे खर्चे हैं वो एटलीस्ट मेरी फ्रीलांस पूरी कर रही है, और इस चीज़ पर टाइम लगाते हैं। आई स्ट्रेट अवे रिज़ाइन, ठीक है। हर बंदा ये काम ना करे जब तक आपके पास सेकंड एवेन्यू ना हो। तो मैंने रिज़ाइन किया और आई पुट इन माई बोन्स इनटू द ट्रेडिंग, ठीक है। फिर मैंने काम करना शुरू किया। अफराज भी से मैंने दोबारा कांटेक्ट किया कि भाई मैं आपके, तब मेरे ख्याल में बैच 4 आपका शुरू हो चुका था, कि भाई मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, मुझे ये सीखना है। उन्होंने बहुत हेल्प की अगेन, उन्होंने पर्सनल टाइम दिया, पर्सनल सेशन दिए मुझे, वो टास्क देते थे। उनकी ये खसूसियत है कि वो आपको टास्क देंगे, आप करके आओ, वो अगले दिन आपको टाइम देंगे, ठीक है। उनको काम करके दिखाया, फिर ऐसे आपकी कम्युनिटी बढ़ती गई, डिस्कॉर्ड पे आए। अच्छा, मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मतलब कि ये आप वाहिद बंदे नहीं है जिन्होंने ये सोचा या किया। मेरे पास इतने लोग जो ट्रेनिंग कर लेते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली शायद यूनिवर्सिटी के फाइनल सेमेस्टर में होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की होती है, या कोई नई जॉब कर रहे थे, या इवन 1-1.5 साल से कोई बंदा जॉब कर रहा होता है। ऑल ऑफ ए सडन ही कम्स बैक, जब उनको ट्रेनिंग के बाद नज़र आता है ना कि एवेन्यू इतना बड़ा है कि जिसमें इतने पैसे बन सकते हैं। सो जो पहला उनका इंस्टिंक्ट होता है ना कि यार मैं जो अभी जॉब कर रहा हूँ ना, इसे रिज़ाइन करता हूँ, या मैं ये जो काम कर रहा हूँ ना ये नहीं करता, ये मैं फुल टाइम देता हूँ, ठीक है। अगेन इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग, अगर आपकी इनकम डायरेक्टली किचन मनी जो है ना, वो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं जो ये ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उससे मेरा घर चलेगा, तो बहुत मुश्किल काम है। मतलब इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी, ठीक है। तो मैं ना उस चीज़ को डिस्करेज करता हूँ। दिस इज़ समथिंग जो लोग रात पूरी बैठ के करीम चला रहे होते हैं, सुबह कहीं जॉब कर रहे होते हैं, जो लोग जॉब ठीक कर रहे होते हैं, शायद कंपैरेटिवली उनको सैलरी कम मिल रही होती है, लेकिन वो पैसिवली उनको समझ भी नहीं है कि कितना बड़ा एवेन्यू है जहाँ से आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए ये वाली ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त है। मतलब कि इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आप पे फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि भाई आप सबको छोड़ के पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहो। स्किल ऐसे सीखो कि जिसको फ्रीलांस भी कर सको। फ्रीलांस ऐसे कर सको जिस तरह मशीन लर्निंग की अपवर्क के ऊपर असाइनमेंट्स वगैरह करके देते थे या कुछ होते थे तो आपको पैसे मिलते थे। अब इसको एज ए फ्रीलांस भी कर सकते हो। कितने लोगों के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है जिनको पता ही नहीं है कि आपने पैसे को क्या करना है। सो दिस कुड बी सॉर्ट ऑफ ए वेल्थ मैनेजमेंट, जहाँ पे आप प्रैक्टिकली बताओ कि यार ये मेरा फॉर एग्जांपल अकाउंट था या ये मेरा वो था और आई मेड दिस अमाउंट ऑफ मनी, और ऑटोमेटिकली लोग आपको अपने पैसे और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये भी नहीं कि डायरेक्ट पैसे देंगे, प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको बेनिफिट मिलेगा। सो मैं तो बहुत डिस्करेज करता हूँ। चलें, आपने ये किया, उसके बाद क्या स्टेप हुआ आगे चलने का? फिर यही था कि आपकी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी आई, ठीक है। वहाँ पे मैंने रेगुलरली काम शुरू किया, ठीक है। रेगुलरली अपने एनालिसिस पोस्ट करने, ट्रेड कॉल्स देनी, ठीक है। वहाँ से अफराज भी ने मुझे फिर नज़र रखी मुझ पे। उन्होंने बुला नहीं लिया, उन्होंने नज़र रखी, ठीक है। उन्होंने मज़ीद काम कराया। फिर उनसे इनिशियल जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी उसमें सच बताऊंगा तो लॉस हुआ, ठीक है। ज़्यादा लॉस नहीं हुआ था, उतना ही था जितना बर्दाश्त कर सकते थे। फिर लेकिन छोटे छोटे अकाउंट से स्टार्ट किया, तब फंड इंडेक्स पे काम किया। मैं प्रॉफॉर्म को नहीं प्रमोट कर रहा क्योंकि उनका एक मॉडल था एक्सप्रेस मॉडल का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो वहाँ पे आपको $100 में 15,000 पहले तो ज़रा प्रॉफॉर्म्स को एक्सप्लेन कर देना, लोगों को प्रॉफॉर्म्स का भी नहीं आइडिया होगा क्या चीज़ होती है ये। अच्छा, ओके। प्रॉफॉर्म्स देखिए, ट्रेडिंग जो है ना अब बहुत नेक्स्ट लेवल जा चुकी है, ठीक है। अब ये ऐसे एवेन्यू बन चुका है जहाँ पर आप बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपको कहती हैं कि यार हम आपको लेट्स से के 200K का वो देंगे, फंड देंगे, आप ये हमें 2 टेस्ट पास करके दिखाएं,
ठीक है, उनकी फ़ीस होती है लेट से कि 1000 फीस होती है ±$50, किसी के 950 में मिल जाते हैं, किसी के 1050 में मिलती है। और ये सिर्फ 1000 की मिलती है, ऐसे कम भी होती है ऐसे? अब ±$50 है। नहीं वो तो 2 लाख है ना, यानी हाँ। कि $100 का भी कोई टेस्ट होता है? हाँ, $100 से भी शुरू होता है, आप 10,000 का अकाउंट वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, 10,000 से लेकर 2 लाख तक। मैं वो 2 लाख वाली एग्जांपल दे रहा हूँ। 10,000 का अकाउंट आपको $100 में मिल जाता है, ± सेकेंड $10। ठीक है, चलें 10,000 वाली एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, रूल्स अपने सेम होते हैं कि आप 2 फेज़ हमें क्लियर करके दें। फेज़ 1 में आपने 10% करना होता है, फेज़ 2 में आपने 5% करना होता है। ये अपने 2 टेस्ट पास किए, उन्होंने आपको $10,000 का फ़ंड दे दिया, और जो आपने फ़ीस दी थी वो भी आपको रिफ़ंड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अपने पेस पे काम करें। ठीक है, आप महीने का 1% भी बनाएंगे तो उसका भी 80% आपको दे देंगे वो। तो अगर फॉर एग्जांपल 5% ही कर लेते हैं, अगर महीने का 5% करते हैं तो 10,000 पे क्या बनता होगा वो? 500 का 80% आपको मिलता है, आपको 400। तो आपने $100 का अकाउंट लिया, $10,000 का फ़ंड मिला, $10,000 पे आपने 5% बनाया, तो $500 का फ़ायदा हुआ। $500 के प्रॉफिट पे 80% आपको, जो कि $400 बनता है, और आपको $100 भी वापस हो जाता है। $100 भी तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, और आपको $400 मिल रहे हैं साइड में। $400 कितना आपने तो माशाल्लाह मुझे आइडिया आपने क्लियर भी किया हुआ है, कितना टाइम लगता है फॉर एग्जांपल इस पूरे एक्सरसाइज में अगर करनी हो? अगर रियलिस्टिकली लेकर चले ना तो आपको फेज़ 1 में 1 महीना लग जाता है रियलिस्टिकली, क्योंकि अब तो जब हम कर रहे थे तब तो टाइम लिमिट होती थी, आपने 1 महीने में करना है। अब तो बहुत अच्छा हो गया कि टाइम लिमिट भी ख़त्म हो गई, आप 1.5 महीना लगा लें। ठीक है, 6 हफ्ते 7 हफ्ते लगा लें, क्योंकि देखें ये इसको आप एज अ बिज़नेस लेके चलें। आप ये ना करें कि आपने अकाउंट लिया और रात को ही मैंने पास करके जाना है, इसको एज अ बिज़नेस मॉडल लेके चलें। आप इस पर 2 महीने की 2 महीने की इन्वेस्टमेंट कर लें, 3 महीने की इन्वेस्टमेंट कर लें। आप अपने एक रोड मैप बना लें कि यार ये 3 महीने है, ये मेरे पास एक 100K का अकाउंट है। ठीक है, जब वो क्लियर हो जाएगा तो मेरे पास एक अपना बिजनेस खड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप देखें कोई भी बिजनेस है वो डेवलप होने में इतना टाइम लेता है। ठीक है, तो आप अपना रोड मैप बनाएं कि फेज़ 1 लेट से कि मैंने 2 महीने में क्लियर करना है, उसमें 10% है, 2 महीने में 10% मतलब महीने का 5%। ठीक है, 20 वर्किंग डेज, 22 आपके वर्किंग डेज होते हैं मार्केट के। अगर हम फॉरेक्स की स्पेसिफिकली बात करें तो 22 दिन में 5%, मतलब कि 10 दिन में आपका 2.5%, एक दिन में 0.25%। तो इट्स वेरी इजी जब अगर प्रॉपर इसको कैलकुलेट करके चलें तो। अभी तक माशाल्लाह आपने कितना मैक्सिमम कमाया होगा ना? कोई एक आध पे आउट वैसे बता दो, वैसे मोटिवेशन के लिए, अगर आप और जो सुन रहे हैं प्लीज़ वो माशाल्लाह लाजमी के साथ। वैसे तो कर्जा लेने नहीं आ जाना यार इसके पास कि पैसे दे दो। इट्स मोर देन 60,000। 60 कितने इन्वेस्टमेंट पे? इन्वेस्टमेंट तो वही थी, मैंने फंडेड नेक्सस $100 के अकाउंट से शुरू किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक रात में बन गया था। हाँ, 100 का कितना टाइम लगा वैसे, अगर मैं वैसे जनरली बात आई स्टार्टेड फ्रॉम अक्टूबर स्पेसिफिक लास्ट ईयर। हाँ 23 यानी 22 सवा साल हुआ, सवा साल हो गया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की होगी? पहले जो मैं लॉस के बाद, लॉस ज़्यादा भी नहीं था, 300 का लॉस था। ठीक है, वो भी 1 गो में नहीं था, वो 50 7 डाल के वो लमसम, वो सिर्फ देखना चाह रहा था कि जो चीज़ मैंने सीखी है, जो स्ट्रेटजीज मुझे मिली हैं वो कितना अच्छा चल रही हैं। ठीक है, फिर मैंने सबसे पहले फंडेड नेक्स्ट का एक्सप्रेस अकाउंट लिया था। अगेन मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है, उसके एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। एक्सप्रेस में ये होता है कि आपको ना फेजेस भी नहीं पास करने होते। ठीक है, आपने पूरे मंथ में जितना भी प्रॉफिट किया उसका 15% आपको मिल जाता है। ठीक है, बेशक आप उसमें 200 का भी प्रॉफिट करें, उसका भी एंड ऑफ द मंथ आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलती है, फिर उसको री इन्वेस्ट करते गए, बड़े अकाउंट लेते गए और फिर क्योंकि देखिए इसमें जो, सॉरी आपको काट रहा हूँ, इसमें जो ग्रोथ होती है वो आपकी एक्सपोनेंशियल होती है। इनिशियल स्टेप्स आपके बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन उसके बाद जब एक बार ग्रोथ बन जाए तो फिर आप एक्सपोनेंशियली आगे जाते हैं। और अब जब आपको किया भी, अगर मैं वैसे कहूँ कि अगर आपको ये चीज़ पहले पता होती और आप फॉर एग्जांपल टीचिंग ही कर रहे होते, तो क्या ये उसके साथ भी अचीवेबल था करना? बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखें आप कोई भी टीचिंग कर रहे हैं ना, आपके मैक्सिमम 3 आवर्स वर्किंग होते हैं। ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर रहे हैं तो आपको 4 कोर्स दिए जाते हैं। 4 कोर्स का मतलब होता है कि आपको एक कोर्स वीक में 3 घंटे पढ़ाना है। आपके वीक में पूरी एंगेजमेंट कितनी है? 12 आवर्स। ठीक है, और आपके पास 40 आवर्स का पूरा वीक। और वैसे ये जो काम अभी जितने पैसे आपको कितने घंटे लगाने पड़े ना ये बनाने के लिए, जो भी आपने किया है प्रोफार्म्स? हाँ, इनिशियली तो थोड़ा सा टाइम, लाइक आई सेड कि आई पुट इट माय बोन्स इनटू इट, वो तो सीखने में लग गया। हाँ, वो लग गया। जब आपको पता चल गया, हो गया, आप कितना आवर्स आप डेली देते हैं अगर ये काम कर रहे हो? 2 आवर्स पर डे मैक्सिमम 3। और वो भी मार्केट की टाइमिंग तो होती है, शाम से 7 बजे होती है, तो आपके आफ्टर ऑफिस आवर्स ही बन जाता है जो नॉर्मली हमारे। बिल्कुल। अच्छा, मैं वैसे पहले मैंने सवाल नहीं किया, जब जॉब कर रहे थे तब कितनी सैलरी थी ऐसे? बहुत कम थी। कितनी थी वैसे बता दो। 50,000 थी।
50,000 और 3-3.5 साल की जॉब का एक्सपीरियंस जो लास्ट 3 साल किया, ये मास्टर्स किया हुआ बंदा, ये मास्टर किया हुआ, ये उधर करके 50,000 कमा रहा था। अब कैसा लग रहा है जब इतने माशाल्लाह डॉलर्स कमा रहे हो आप? अब तो माशाल्लाह बहुत चीज़ें बेहतर हो गई। अच्छा, दूसरा कितना आप, चलो एक तो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, पता नहीं था, एक चीज़ होती हुई फैसिनेट हुए, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि शायद अगर आप देखो यूट्यूब पे कुछ पे आपको नज़र आती हैं, लेकिन समाओ बंदे को यकीन ही नहीं आता कि हो सकता है। अच्छा, मेरा इस पे ना एक और क्वेश्चन ये है कि जो प्रोफर्म्स की जो पूरा इन्होंने जिस तरह कॉन्सेप्ट किया है, इसके पीछे मकसद क्या है ना? मतलब कि अगर ये इतना ही आसान है 80% ऑफ द प्रॉफिट देना, तो उनको किस तरह पैसे बच रहे होंगे? देखें, आपके पास $1,00,000 पड़ा हुआ है, ठीक है, आप ट्रेड नहीं करना चाहते, आपने कोई एनालिस्ट हायर किया जिसका आपको पता है कि यार ये कैपेबल है ऑफ मेकिंग मनी, ठीक है, आपने उससे कहा कि भाई मेरा $1,00,000 आप ले लो, आप इस पर ट्रेड करो, ठीक है, वो आपको महीने का 10,000 बना के देता है। आपको घर बैठे हुए महीने के 2,000 मिल गए, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ एक एनालिस्ट हायर किया, उसको आपने टेस्ट भी किया, ये नहीं कि बस आपने देखा पड़ा कि ये अच्छा है तो इसको दे दो, उसको आपने टेस्ट किया, आपके वो सारे पैरामीटर्स पे पूरा उतरा, आपकी टेस्टिंग उसने क्लियर की, उसके बाद आपने उसको दिया। आप सोचिए आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर का फंड है और आप दुनिया से 100 एनालिस्ट उठा लें, जो कि रियल टाइम आप 2-3 टेस्टों में या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देख रहे हो, तो आप उससे ज़्यादा पैसे पीछे बना, यानी वो बैक एंड पे अपना कुछ चला रहे अपने वो चला। अच्छा, मुझे लगता है दूसरी साइंस भी है ना, 95 to 98% ऑफ पीपल आर बेसिकली मेकिंग लॉसेस, और वो उनका मॉडल भी यही है, उनको पता है भाई लोगों ने लॉस ही करना है, और उस केस में क्योंकि लोगों को लगता तो ये है कि छोटे अकाउंट से ज़्यादा पैसे बन रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आती है भाई कि ये करने के लिए भी आपने इवेंचुअली मोस्ट ऑफ द पीपल आर बेसिकली, क्योंकि उनका वे ऑफ मेकिंग ट्रेड या डिसिप्लिन इतना होता नहीं है, दे एंड अप टेकिंग द रॉन्ग साइड ट्रेड या जो भी है, बिकॉज मैक्सिमम पीपल आर ऑलरेडी मेकिंग लॉसेज, तो इनडायरेक्टली उनको बेनिफिट उस तरह मिल ही रहा होता है। जहाँ पे फिर आप जैसे लोग आ जाते हैं जिनको समझ आ जाती है कि किस तरह करना है, दोज आर द पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग मनी एंड द बल्क ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक मनी, और वो फिर उसमें फेल हो रहे हैं। ये भी एक मॉडल है मेरे ख्याल में। बिल्कुल, ये देखें, इसमें ना जो प्रॉप इंडस्ट्री है वो दोनों साइड पे प्रॉफिटेबल है, ठीक है, उन्होंने फीस का भी पैसा ले लिया, ऐसे इमेच्योर ट्रेडर जो आते हैं, ठीक है, वो तो उनके पास चले गए ना, बाकी जो अच्छे ट्रेडर मिल जाते हैं उनका प्रॉफिट भी उन्हें मिल जाता है, ठीक है, उनको वो रियल फंड देते हैं, उनका प्रॉफिट उन्हें मिल जाता है। अच्छा, मैं एक ये डिस्क्लेमर यहाँ पे भी दे दूँ, दिस इज़ नॉट अबाउट द प्रॉफर्म, दिस इज़ वन ऑफ द एवेन्यू जहाँ पे हमें नज़र आया अपॉर्चुनिटी थी, लोगों के पैसे भी कम लग रहे थे और उन लोगों के माशाल्लाह रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। सो दैट इज़ वन ऑफ द फ्रीलांस कैरियर जो कि हम लोगों को अपनी ट्रेनिंग में भी कहते हैं, और एक हमारा जो उसमें हमारी जो सॉर्ट ऑफ हम की चीज़ जो बता भी देते हैं लोगों को कि यार ये काफ़ी लोग ना $70,000 लॉस कर दिया, $40,000 लॉस कर दिया, $30,000 लॉस कर दिया, तो लोगों को ये समझ आनी चाहिए ये पैसा नहीं है जो कि बेसिकली आपको पैसे बनाने में हेल्प करेगा। इट्स अबाउट द स्किल सेट, इट्स अबाउट द नॉलेज जो कि आपको प्रैक्टिकल मार्केट में डिसिप्लिन सीख कर मिलेगा, और वो सारी चीज़ें हम अपने कोर्स में कवर करते हैं। इमरान से जो नेक्स्ट फेज़ का सवाल है वो यही है कि ही इज़ वन ऑफ द मेंटर ऑफ द ट्रेनिंग एज वेल, और हु इज़ हेल्पिंग पीपल इन बेसिकली मेकिंग दिस इन्फॉर्म डिसीजन एज वेल। तो ये इस पर्टिकुलर एलिमेंट को प्लीज़ आप ये नहीं समझिएगा कि हम किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं, एक नई ट्रेंड आया हुआ है दुनिया में, वो हमने देखा, उसमें लोगों को बेनिफिट भी मिला और उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कम थी, तो उसको हम थोड़ा सा अपने ट्रेनिंग के साथ साथ लोगों को हम उसमें हेल्प भी कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा जो मैं पूछना चाह रहा था कि आपको हमने ऑन बोर्ड किया फिर अपने साथ, एक बड़ी अजीब सी हमें वो आती थी कि हमारी टीम के अंदर कोई भी बंदा भी लोकल नहीं है। आप माशाल्लाह साउथ पंजाब से आ गए हो, ताहा कराची से आ गया, जायद लाहौर से आ गया है, मुल्तान साइड से मोहसिन भाई उधर से भावलपुर से आ गए। तो आपका एक तो ऑनबोर्डिंग के साथ जो हमारे साथ आकर क्या लगा कि क्या बेनिफिट था, पहले तो टीम को ज्वाइन करने का कैसा लगा आपको? अंसर भाई भी माशाल्लाह लाहौर से थे, वो तो खैर अब यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ताहा और मोहसिन अब तो बहुत पहले से आपके साथ हैं, उनके साथ काम करके बहुत सीखा है मैंने, ठीक है। JTS वो चलाते थे, उन्होंने फिर मुझे वहाँ पे ऑनबोर्ड किया, उनकी बहुत इनपुट रही है। प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है फुल, ठीक है, लेकिन कोऑपरेटिव है, ठीक है। और अब ज़रा थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में ज़रा बताएं कि व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, क्या आपने देखा? माशाल्लाह ट्रस्ट पायलट पे जाएं तो इमरान भाई बहुत हो रहा होता है। सो अंसर भाई, इमरान भाई, ये सारों को मैंने सोचा कि आप ज़रा लोगों के साथ वो भी कराएं जो नहीं जानते वो भी जान ले। तो वैसे क्या आपका एक्सपीरियंस है विद वर्किंग विद द पीपल? ओके, अगर मैं इसमें ऑनेस्ट बताऊँ, ठीक है, देखें, कुछ लोग फ़र्ज़ करें कि कोई पर्सन है एक्स,
वो ट्रेनिंग में आया। फर्स्ट करो मेरे पास मेंटोरशिप में एक एक्सपर्सन आया, उसने एक टॉपिक पढ़ा डबल टॉप डबल बॉटम्स का, ठीक है। अब वो ज़िंदगी में पहली बार पढ़ रहा है, ठीक है। उस वीक उसने असाइनमेंट बनाई, 6 चार्ट्स उसने डाल दिए, ठीक है, जिसमें से लेट से के 3 चल गए 3 नहीं चले। वो आके कहता जी मेरा 50-50 विन रेट है, मैं पैसे कैसे बनाऊंगा, मैं तो ब्रेक इवन पे खड़ा हूँ। मैं उन्हें ये कहता हूँ कि यार आप ये देखें, आपने ज़िंदगी में पहली बार पढ़ा है और सिर्फ 6 चार्ट्स बनाए हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि ये ठीक होंगे 6 के 6, ठीक है। मैंने कहा सिर्फ मेरे पास जो बच्चा आता है मैं उससे हमेशा बैक टेस्ट कराता हूँ कि मुझे 1 साल के डबल टॉप डबल बॉटम बैक टेस्ट करके दिखाओ, ठीक है। फिर आप देखें कि कहाँ पे गलत हो रहे हैं और फिर उसको देखें क्यों गलत हो रहे हैं, आखिर उस पैटर्न में क्या गलती है कि वो डबल टॉप या डबल बॉटम को फेल कर रहा है, ठीक है। तो जितने भी मेंटोरशिप में आते हैं तो हम सब लोगों की यही प्रैक्टिस होती है कि उनको इस तरह लेके चलें। हाँ, बाकी जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं, जिनका थोड़ा बहुत यूट्यूब का एक्सपीरियंस होता है, वो चीज़ों को जल्दी पिक कर जाते हैं, लेकिन जो रह जाते हैं फिर हम उनको इस तरह से टैकल करके लेके चलते हैं। और वैसे जो आपने इन टर्म्स ऑफ एक डिसिप्लिन या वो जो चीज़ लोगों में देखते हैं या एनालाइज करते हैं, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक जो लोग ज़्यादातर कर रहे होते हैं? एक तो जो कॉमन मिस्टेक है वो जो वो टॉपिक पढ़ते हैं ना, उन्हें चार्ट पे सिर्फ वही चीज़ नज़र आ रही होती है, ठीक है। जैसे अगेन मैं डबल टॉप डबल बॉटम की एग्जांपल दूं, अच्छा अगर उन्होंने वो चार्ट पढ़ा है तो वो पीछे भूल जाएंगे कि पीछे वो हायर हाई लगाता आ रहा है, ट्रेंड बहुत अच्छा फॉलो हो रहा है। अगर उन्होंने वेज पढ़ लिया तो उन्हें हर चार्ट पे वेज नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो ज़िंदगी में पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं जी ये चीज़, तो उन्हें वही चीज़ नज़र आती है, लेकिन वो वक्त के साथ फिर आके ठीक हो जाती है। जब हम उनकी बार बार मेंटोरशिप कर रहे होते हैं, उन्हें समझा रहे होते हैं कि भाई अगर डबल टॉप बना हुआ तो लाजमी नहीं है कि आपने इसको लेना है, आप पीछे उसका पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट देखें कि वो डबल टॉप सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, डबल बॉटम सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं कि भाई जो लेक्चर देखा वही चीज़ उन्हें नज़र आ रही होती है। डिसिप्लिन का क्या सीन है, रिस्क रिवॉर्ड सही रख रहे हैं नहीं रख रहे? हाँ, ये हमें ज़बरदस्ती कराना पड़ता है इन्हें, हाँ वो सीख जाते हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ ना जब भी एनालिसिस वगैरह करते हैं, अच्छा एनालिस्ट तो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं ना आपको चार्ट पे ड्रॉ करके। अभी आप इवन जो हम जिस तरह ट्रेनिंग डिज़ाइन की हुई है उसमें हम कहते हैं कि आप ट्रेड भी लो ना, ये इट्स नॉट अबाउट कि यहाँ पे एंट्री लेकर भी दिखाओ, लेकर उसके ऊपर आपका क्या। और ऑब्वियसली जो हमने इवन कंपटीशन कर रहे होते हैं उसमें वही रूल्स हमने रखे हुए हैं जो आपके प्रॉफर्म्स में लोग कहते हैं उससे भी सख्त होते हैं, उससे भी सख्त होते हैं। और उसका और लोगों को समझ नहीं आती है कि इवन 5% का इम्पैक्ट, मैं एक ट्विटर पे हमारी किसी बंदे ने कहा कि यार ये 5% का फॉरेक्स पे रिटर्न दिखा रहे हैं, ये तो और ये इतनी ट्रेनिंग महंगी सेल कर रहे हैं, उनको इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा कि पता कि वो 5% PSX और 5% फॉरेक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क। हमारे केस में तो हम लीवरेज को यूज़ ही नहीं कर रहे होते, हम तो रिस्क के अंदर रह के चल रहे होते हैं। हमारी तो इवन ट्रेनिंग के अंदर शायद 1% का रिस्क, 2% का रिस्क होता है, तो 2% का रिवॉर्ड होता है। जो बंदा ट्रेनिंग कंपटीशन विन भी करके आया होता है उसकी 55% विन परसेंटेज रेशो होती है, और वो 55% विन रेशो पे भी 25% का रिटर्न दिखा रहा है, और वो भी 2 वीक्स के अंदर। और जो इंटरनेशनल के अंदर टॉप के जो फॉरेक्स के जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं उनका एवरेज मंथली रिटर्न 2% से भी कम है। 2% कर दे तो वो मेरे ख्याल में छुट्टी पे चले जाते हैं कहीं पे। तो 3-4-5% करना और कंसिस्टेंटली करना और उसको साथ करना। तो अभी वैसे जो इन्वायरमेंट जिस तरह का हमने डिज़ाइन किया हुआ है, डू यू थिंक कि दिस इज़ सफिशिएंट इनफ फॉर एनीवन कि जो आके सीखना चाह रहा है वो प्रैक्टिकली 3-4 महीने में इतना सीख सकता है जो लोगों को शायद सालों साल यूट्यूब से भी ना मिले? बिल्कुल, जिस तरह से सरमाया ने ट्रेनिंग्स अपनी स्ट्रक्चर की हुई है ना, एक बिगनर लेवल से बंदा उठ के एटलीस्ट एंड ऑफ द ट्रेनिंग पैसे बना सकता है, ठीक है। वो अगर डिसिप्लिन हो जाए तो वो बंदा पैसे बना सकता है, और लोगों ने बनाए हैं। आप जाएं, आप डिस्कॉर्ड पे कभी आप उसको किसी दिन ना पब्लिक करें, आप पब्लिक वहाँ पे देखें, लोगों ना वहाँ पे आके सक्सेस स्टोरीज देखें कि लोगों ने कितना डिसिप्लिन होकर वहाँ से पैसा बनाया। सही बात। तो एक चीज़ को स्ट्रक्चर करना, प्रैक्टिस कराना, अब 4 मेंटोर्स लगाए हुए हैं, वो उनके सर पे बैठे हैं 24 घंटे, तो ये चीज़। और मेरे ख्याल में जो एक मैंने भी ना एक डिजिटल मार्केटिंग पे मैं यूट्यूब पे काफ़ी रिसर्च कर रहा था और कहीं पे मैं फंस गया था ना। मैंने कहा यार ये चीज़ मेरे से नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल एक स्टेप पे जो वीडियो पड़ी हुई थी वो थोड़ी पुरानी थी, उसके आगे कुछ और स्क्रीन आ गई, फिर मैंने नीचे कमेंट पे लिखा, फिर मैं हफ्ता 10 दिन वेट करता रहा, 2 हफ्ता हो गया, 3 साल हो गए मुझे उसका नहीं हुआ। फिर मैंने इवेंचुअली एक ट्रेनिंग ज्वाइन की पेड, और वहाँ पे मुझे उसका क्वेश्चन मिला और मैंने कहा यार ये देखो यार अभी मैं 3 साल में एक चीज़ उस पर करता रहा। लेकिन बताने का मकसद ये है कि इवन यूट्यूब पे जब आप सीख के कर रहे होते हैं ना, कोई आपको ये बताने वाला नहीं आपने सही तरीके से किया कि गलत तरीके से किया, ये इसका बेहतर तरीका क्या था, गलत क्या था।
हमने सिर्फ इनेबल किया है लोगों के साथ, आप जैसे लोग मेंटर जो कि एक्चुअली प्रैक्टिकली ये काम करें, और आप लोग फर्दर गाइड करते हैं। और इवन ये फराज की लीडरशिप के अंदर जो माशाल्लाह हमने बनाया हुआ है, सो दैट इज़ समथिंग कि विच इज़ वेरी, मेरे लिए तो बड़ा इंकरेजिंग है। आप लोगों की एफर्ट ही है जो आप लोग माशाल्लाह लोगों के साथ कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी इतना माशाल्लाह पॉजिटिव मिल रहा है। तो वो चीज़ ना लोगों को समझने की ज़रूरत है कि यार ये इट्स नॉट अबाउट द कंटेंट अलोन, इट्स अबाउट द एग्जीक्यूशन एज वेल। एग्जीक्यूशन में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। एक भाई साहब ने मुझे कहा था कि यार ये फ़िज़िकल क्यों नहीं कराते आप ना, यानी क्लासरूम बेस के। मैंने कहा यार क्लासरूम में आओगे तुम 9 से 11 के बाद तो टीचर ही पकड़ाई नहीं देता, टीए छोड़ो नज़र ही नहीं आएगा। हमारे यहाँ तो ना दिन है ना रात है, आप बैठे होते हैं 24 आवर बैठे हैं। तो आपको किसी वक्त भी मसला है, आप यूएस में बैठे हैं, आप मैसेज करें तो रिप्लाई आ जाता है। आपको मिड वीक में मसला है तो एक लाइव सेशन आप लोग कर रहे होते हैं, उसमें आ जाओ आप। हम तो, और अच्छा मज़े की बात है कम्युनिटी भी इतनी मज़े की बन गई है कि कितना कुछ हुआ है पाकिस्तान में पिछले 1 साल 1.5 साल में, इतनी इंस्टेबिलिटी रही है। मैंने हराम एक कमेंट देखा हो पाकिस्तान से रिलेटेड, सारे पाकिस्तानी हम बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, और इतने फोकस्ड हैं वो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक है, तो उस वजह से ना सारे लोग हैं ही उस पर कि यार कहाँ पे अच्छा ट्रेंड मिल रहा है, कहाँ से ऐसी हो रही है। तो ओवरऑल ना आई थिंक द कम्युनिटी इटसेल्फ इज़ ए बिग सेलिंग पॉइंट। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लाइक माइंडेड लोग एक जगह पे आपको मिलेंगे जो कि प्रैक्टिकली पैसे भी कमा रहे हैं और लोगों को फिर बता भी रहे हो कि भाई उन्होंने कैसे किया है। और इट्स नॉट अबाउट के, और एक और चीज़ जो इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट मेकिंग मनी, इट्स ऑल्सो अबाउट नॉट मेकिंग लॉट ऑफ लॉसेज एज वेल। जो डाउन साइड पे जो आपको लॉसेज हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं है भाई, आप गलत चीज़ में लेकर बैठ गए हो। और पाकिस्तान में नॉर्मली मैं देखता हूँ ना कि जो अच्छी कंपनीज होंगी उससे पहले एग्जिट लेंगे, जो बुरी कंपनी है ना उसको एक्यूमुलेट करते रहेंगे, जब उसकी सही होगी ना फिर आखिर में जब आप सेल करेंगे फिर वो वहाँ से रिवर्सल लेगा। तो वो समझना भी कि यार ये चीज़ सही है कि नहीं। इट्स नॉट अबाउट कि फॉरेक्स के अंदर ही ये जो आप स्किल सिखा रहे हैं, आप ज़रा वैसे एवेन्यू बताएं कि कहाँ पे ये सेल अप्लाई हो सकती है। वैसे ये जितने भी ट्रेडेबल एसेट्स हैं ना हमारे, ये सब में स्किल अप्लाई हो सकती है। ठीक है, बेशक आपका फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, स्टॉक्स हैं, इंडाइसेस हैं, कमोडिटीज़ हैं। ठीक है, जो चीज़ जो वैल्यूज़ आप चार्ट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ये वहाँ पे ये टी अप्लाई किया जा सकता है। और ये इम्पैक्ट भी कितना बड़ा है ना कि आपको बैठे हुए पता भाई ये बेस्ट पॉसिबल एंट्री है, बेस्ट पॉसिबल एग्जिट है। चले गुड हो गया। चले अभी ज़रा एक वो ग्रुप में हमारे मशहूर है कि वो पिज़्ज़ा वाली कोई स्टोरी है, वो अगर आप कुछ सुना दें कि पिज़्ज़े का ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, इन्होंने वैसे बनाया हुआ कि मैं जब जॉब करता था तो शायद मैं पिज़्ज़े खाता हूँ स्टूडेंट से। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने बता ही दिया है कि मैं स्टूडेंट से पिज़्ज़े खाता था। नहीं, खाता हूँगा ये बोला है मैंने। खाता हूँगा या खाते थे? कभी कभी बच्चे प्यार में ले आते हैं। नहीं, ग्रुप में पता है ये मशहूर है कि फाइनल प्रोजेक्ट ना आप पिज़्ज़े के ऊपर लोगों की हेल्प कर देते थे। ये बिल्कुल गलत है। ये गलत है। चलें दूसरा, वैसे मैं कह रहा हूँ, मैं तो वैसे नॉर्मली लोगों से पूछता रहता हूँ ना कि आपका बैकग्राउंड क्या है। ऑन बोर्डिंग के ऊपर मेरे सवाल होते हैं, मैं उसको रिव्यू भी करता हूँ। आपका पर्सनल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस क्या है ना, कौन सा ऐसा बंदा है जिसने लॉसेस ज़्यादा किए हों जो कि आपको लगा, और कितने लॉसेस तक किए हैं लोगों ने? बैच 8 में एक हमारे भाई आए हैं, यूके में होते हैं वो, उनका नाम नहीं बताता मैं। ठीक है, जब सेशन शुरू हुआ ना, वो रोज़ आके ना लूना का चार्ट ओपन करते थे। ठीक है, जब लूना क्रैश हुआ था तो एक दिन उन्होंने आके पूछा, मैंने कहा सर ये सॉरी लूना क्लासिक का, तो मैंने कहा सर ये बॉटम पे है, इसको छोड़ देते हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा सर आप मुझे एक बात बताएं, आप इन लूना में तो नहीं फंसे हुए? तो उन्होंने क्या कहता, यार मैंने ना लूना में बहुत लॉस की है ट्रेनिंग से। उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली हुई थी, बस वैसे ही जैसे यूट्यूब से हम सुनकर आते हैं, पढ़कर आते हैं। हाँ। तो कहते कि अगर ये मैंने ट्रेनिंग ली होती ना लेक्चर नंबर 3 तक, जिसमें हम डॉ थ्योरी और ट्रेंड फॉलोइंग पढ़ाते हैं, कहते अगर मैंने ये ट्रेनिंग ली होती ना, तो कहता लूना में कभी ना बाई करता। कहता मैं लूना का चार्ट जाके देखता हूँ ना, सोचता हूँ कि यार ये तो गिरता जा रहा था, मैं इसे बाई क्यों कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह के नंबर ऑफ स्टोरीज हैं हमारे पास। इस तरह एक FTX पे एक हमारी स्टूडेंट थी, वो उन्होंने आखिर में थैंक यू किया स्पेशली मुझे कि यार अगर मैं ये ट्रेनिंग ना करती ना, मैं FTX में सब कुछ लॉस करके बैठ जाती। आई एग्जिटेड एट द राइट टाइम एंड आई सेव। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इट्स नॉट अबाउट द मेकिंग द मनी, इट्स अबाउट कटिंग ऑफ द लॉसेज एज वेल। नीचे और ऊपर साइड दोनों साइड पे आपके पास इसका बेनिफिट ही है। चले ये तो ट्रेनिंग से रिलेटेड हो गया। वैसे मुझे बताएं, जब आपने रिज़ाइन किया था तो घर वालों को क्या रिएक्शन था ना रिजिग्नेशन पे, कि क्या कर रहे हो, रिज़ाइन कर दिया है? अच्छा, घर वालों को यही कहा था मैंने कि फ्रीलांस ही करना है, फुल टाइम करना है। ठीक है, और मेरे घर वालों को कभी भी नहीं पता कि मैं क्या काम करता हूँ, सिवाय मिसेस के, भाई के, इन लोगों को पता है।
बाकी फैमिली भी। आप इस पॉडकास्ट के बाद शायद उन्हें पता चलेगा कि मैं क्या काम करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, उन्हें यही कहा था कि भाई मैंने फुल टाइम ना मैंने फ्रीलांस करनी है। एक्चुअली जॉब का एक इशू ये भी था कि मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 3 आवर्स मुझे आने जाने के लग जाते थे, तो वो भी उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो फिर उन्होंने यही कहा कि मैंने फ्रीलांस ही करने घर बैठ के, तो कुछ इतना खास सडन रिएक्शन नहीं था उनका। चलो पहले तो रिज़ाइन करके गए ना, जब हमें ज्वाइन करे थे तब भी कोई रिएक्शन था कि सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं तब तो ठीक था। मैंने कहा था इस्लामाबाद में मेरी किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब हुई है। सॉफ्टवेयर हाउस ही है, सॉफ्टवेयर हाउस ही है, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं हुआ कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ। हाँ। तो कभी किसी ने पूछा भी नहीं कि क्या काम करते हो, बस यही है कि सॉफ्टवेयर हाउस में करते हैं। क्या लगता है ना हम 1 साल बाद कहाँ पे होंगे? इंशाल्लाह नई माइलस्टोन्स पे होगा, न्यू माइलस्टोन्स अचीव करेगा। अभी तक कितना ऐसा हो गया माशाल्लाह में ज्वाइन किए हुए आपको? 1 साल होने वाला है तकरीबन। 1 साल फेब में ही। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद अस? इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट एनवायरनमेंट, फराज भाई के साथ काम करना, जिस तरह वो लेके चलते हैं चीज़ों को, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। पूरे प्रोफेशनल लोग बिठाए हुए हैं, सब जीनियस उठा के एक जगह पर रखे हुए हैं। वो पूरे मुल्क से उठा के रखे, पूरे मुल्क से उठा के, कोने कोने से उठा के एक जगह पे रखे हुए हैं। नहीं, ज़बरदस्त हो गया। आई थिंक मैं सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, नॉट ओनली फ्रॉम द प्लेटफॉर्म पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव एज वेल। ट्रस्ट पैलेट पे जाकर आप अपना नाम लिखे तो देखिए कितनी लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट है आपका। बड़ा मुश्किल काम है, नॉर्मली टीचर्स को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती एंड दी होल पैसे भी नहीं मिलते। पैसे भी नहीं मिलते। अच्छा, यहाँ तो माशाल्लाह पैसे भी आप कमा रहे हैं और रिस्पेक्ट भी मिल रही है। लेकिन दूसरा मैं चाह भी ये रहा था कि कनेक्शन जो आपका ऑलरेडी स्टूडेंट्स के साथ है, एक तो उनको भी समझ आ जाए कि किस बैकग्राउंड से आप आए हुए हैं, और हम इंशाल्लाह सब मेंटर्स को इस तरह लेकर आएंगे। और सेकेंडली बताने का मकसद ये भी था, जो लोग इन फ्यूचर में इंशाल्लाह आएंगे दे शुड बी एबल टू कनेक्ट एज वेल द पीपल हु आर वर्किंग विद अस। आपका कोई फाइनेंस का तो बैकग्राउंड था नहीं, वैसे बिल्कुल नहीं था। आपका प्रैक्टिकल अपनी चीज़ें अपनी फील्ड से ही का था। और जो चीज़ें जो मेहनत आपने की है, तो वी प्राइमरीली जो हमारी टीम बिल्ड हुई है वो हमारी ट्रेनिंग्स के बाद, हमारे स्टूडेंट को एनालिसिस या वैल्यूएशंस के बाद ही हम ऑन बोर्ड करते हैं। और जो हमारी ग्रोथ है, जो आपने मेरे से सवाल किया था, और आई थिंक आप लोगों के ना होने की वजह से आई थिंक वो मैं बयान भी नहीं कर सकता हम कहाँ पे हो सकते हैं। आप लोगों जैसे और लोग जुड़ते हैं जो हमें और आगे लेके जाते हैं। और जितनी माशाल्लाह आपने ज़बरदस्त तरीके से लोगों की मेंटरशिप की है और जो लोगों की आप फ्यूचर में भी कर रहे हैं, इट्स बेसिकली उनकी लाइफ के इम्पैक्ट, जो चेंज आप लोगों की कंट्रीब्यूशन की वजह से है, दैट इज़ द मेन सोर्स की जिसकी वजह से हम भी आगे जा रहे हैं। एक जो रीज़न है कि वी आर मोर फोकस्ड ऑन कि लोगों की ज़िंदगी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। और कुछ लोग जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के अंदर आंखें बंद करके जाते हैं और फिर वो लॉसेस करते हैं, और फिर लॉसेस करने के बाद फिर आते हैं और फिर आपको कहते हैं काश मुझे ये पता होता तो मेरा लॉस ना होता। आप ये सोचें कि कितना बड़ा और ये कितना नेकी का काम है कि जो फ्यूचर का लॉस है एटलीस्ट हम वो भी बचा ही रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, और एवेन्यूज़ भी ऐसे दिखा रहे हैं जिस पे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। सो आई रियली वांटेड टू थैंक यू एज वेल कि जो आपकी एफर्ट है, वी रियली अप्रिशिएट एज ए प्लेटफॉर्म एंड ऑब्वियसली बीइंग पार्ट ऑफ द टीम। जो भी पॉजिटिव चीज़ें हमारी तरफ से आ रही हैं उसमें आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब आपको काफ़ी ज़्यादा लोग सुन रहे हैं। एट द एंड इफ़ यू वांटेड टू से समथिंग, जो लोग ऑलरेडी लॉसेस कर रहे हैं, जिनको इनका इस एवेन्यू के पोटेंशियल का नहीं पता, व्हाट यू वुड रिकमेंड टू देम, या क्या सजेस्ट करेंगे आप उनको? सरमाया ज्वाइन करें, ठीक है, और ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। 16 वीक का कोर्स है ये, और होपफुली देखिए 16 वीक में ना आप प्रॉफिटेबल कम्प्लीटली नहीं हो जाते, एटलीस्ट आप अपने लॉसेस को कट करना शुरू कर देते हैं और कुछ इनकम जनरेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें मेहनत करते रहें, 16 नहीं तो 32 वीक्स बाद आप अपने आप को एक अलग जगह पे देखेंगे, ठीक है। मेरे पास जो भी स्टूडेंट आता है ना, उनका भी यही सवाल होता है कि क्या ये मैं कर पाऊँगा, ठीक है, क्या ये मेरे चांस ठीक हैं फर्स्ट वीक में। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार आप ना ये आंसर मुझसे ना पूछो, आप अपनी ट्रेडिंग व्यू की प्रोफाइल मेंटेन करो, ठीक है। जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए ना, आप अपने फर्स्ट वीक का और 16 वीक का चार्ट देखना जो आप पोस्ट करते जा रहे हो, तो आपका चार्ट ही आपको बता देगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। वो आपके लिए बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। तो सबके लिए यही है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है, इसमें मेहनत करें। ये स्किल है अगेन, जैसे आप डेवलपर बनते हैं वो स्किल है, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनते हैं वो आपकी एक स्किल है, ये भी स्किल है। तो हर स्किल ज़रा टाइम मांगती है कुछ आपको ग्रो करके देने के लिए। चलें, थैंक यू इमरान फॉर कमिंग टुडे। और आप लोगों के लिए भी, जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, दे वांटेड टू रजिस्टर फॉर द ट्रेनिंग,
URL नीचे दिया हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली जब ये पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया है 23 या 24 फेब तक हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर ये पॉडकास्ट आप बाद में देख रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर जब आप URL पे जाएंगे तो नीचे एक नंबर दिया होगा कि आप अपना व्हाट्सएप का नंबर दें और नोटिफाई करें। तो वो व्हाट्सएप का नंबर इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है, जब भी ट्रेनिंग खुलती है तो वी प्रोवाइड स्पेशल डिस्काउंट टू द पीपल हु आर वेटिंग फॉर मंथ्स मोस्ट प्रॉब्ली। तो आप उसमें अपना प्लीज़ नंबर दें, हम आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू, और प्लीज़ करेक्ट नंबर दें ताकि हम आपको रीच आउट कर सकें। अगेन द होल पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग इमरान टुडे वाज कि ये जो भी ट्रेनिंग्स आप देख रहे हैं हो रही है, इट्स नॉट अबाउट ए सिंगल पर्सन हु इज़ पार्ट ऑफ द टीम हु इज़ डिलीवरिंग। देयर इज़ a whole lot of people who are part of this initiative जो कि आपकी वेलनेस के लिए, फाइनेंशियल वेलनेस के लिए काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। So thank you very much for listening this podcast and I will see you in next episode. Thank you.